हमें लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? अपने आप से पूछे मुझे किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है। बस इसका आंसर जिस दिन मिल जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी प्रभाव है हमारे जीवन में। आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल नहीं है। 1.5 करोड़ लीटर का दूध का उत्पादन एक दिल्ली के लिए कैसे हो रहा है? अब अंदाजा लगा लीजिए आप। नेचुरल तो नहीं है ये। जबकि आपके जो जानवर थे गाय भैंस वो खत्म हो वो चुके खत्म हैं। कर बहुत दिए। कम हो गए हैं। बहुत कम हो गए। गीता धर्म नहीं है, वो ज्ञान शास्त्र है। इसको हम लोगों ने धर्म बना दिया है। आपके कहने का मतलब है कि महाभारत जो भगवान कृष्ण ने खुद अपना रूप धारण किया, विष्णु जी ने, और अपना जो ज्ञान बांटा अर्जुन के साथ, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। ये सारा आपका ज्ञान शास्त्र के अंदर है। मतलब ऐसा हुआ था ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत की युद्ध लड़ी गई है ना? नहीं लड़ी गई। कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं हुआ, ये भी बात कृष्ण का जन्म आपके कंस तक के लिए था। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने क्या किया? कहीं कोई जवाब नहीं है। तो लोग दूसरों से क्यों परेशान रहते हैं? अपने काम से करके जो मिल रहा है उससे खुश हो, उसको और आगे और अचीव करने के लिए फाइट करें। हम लोग गाना बजाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, और हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं नाचो इसके ऊपर। अगर किसी चीज को मना करेंगे तो हम उस काम को जरूर करेंगे। आज रेप इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कभी सोच के देखा? दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में द राहुल रंजन शो। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी डॉक्टर अनूप अग्रवाल, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, और ये अपने समझ शक्ति के माध्यम से अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करके समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च किया है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन थॉट प्रोसेस एंड उनके माइंडसेट के ऊपर, और इसीलिए इन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च किया, काफ़ी डीप स्टडी किया क्रिस्टल्स के ऊपर, ऑरा, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो आज के पॉडकास्ट में हम उनके अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी का। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो सर। नमस्कार। तारीफ आपने ज़्यादा कर दी, उस लायक मैं नहीं हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। नॉलेज जब आप उन इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर उतारेंगे जीवन में, तब वो नॉलेज में कन्वर्ट होगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो तारीफ मैंने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो तारीफ कम है। ये आपका बड़प्पन है कि आप को लगता है कि शायद यही महान लोगों की पहचान भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी आज की पीढ़ी है, ये सब लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। That's right, sir. अगर 4 जने बैठे हुए हैं तो खूब डिस्कशंस हो रही हैं जी, क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन कभी किसी ने भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि क्या मेरे अंदर वो कमी है। दूसरे की कमी बताना बहुत आसान होता है कि इसके अंदर देखो ये है, उसके अंदर ये है, लेकिन कभी अपने आप को सोचें जी, कि हमने तो ऐसा नहीं किया। जी, बस उतनी ही ज़रूरत होती है। आज जैसे हम लोग बात करते हैं करंट टॉपिक की, आप बात करें तो रेप के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है। बहुत छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहा है। अब कैंडल मार्च निकाली और हमने सोचा कि हमारा काम हो गया। हमने कैंडल मार्च निकाली, 2 गाड़ी फूंक दी या 2 जगह तोड़ फोड़ कर दी, लेकिन वो लॉस किसका हो रहा है? हम सबका ही हो रहा है। जी, लोग कहते हैं टैक्स पेयर 3% है। नहीं, हम सारे ही लोग 100% टैक्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट में तो टैक्स तो सभी दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बस यहाँ इतनी समझ है कि हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वाला ही टैक्स पेयर है, पर ऐसा नहीं है। हम इनडायरेक्ट भी टैक्स दे रहे हैं और वो अल्टीमेट लॉस हम ही लोगों का है। लेकिन हम गाड़ी फूंक के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं पता कि हमारी जेब से जा रहा है। उन्हें लग रहा है हमने अपना गुस्सा दिखा दिया, हो गया काम। लेकिन इसके पीछे सोच कैसे बदली? ये सोच, आज रेप इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कभी सोच के देखा? नहीं सोच के देखा। हम लोग सरकार को दोष दे देंगे, हम लोग
अपने करप्शन की बात कर देंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, ऑफिस की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात करेंगे, लेकिन अपने घर में झांक के देखिए, हम लोग गाना बजाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, और हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं नाचो इसके ऊपर, और बहुत खुश हो रहे हैं हम लोग। क्यों भाई जी, क्यों खुश हो रहे हैं? और उसी तरीके से कितनी ऐसी ऐड हम देखते हैं जो आज हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं, और जिसमें वो ये बता रहा है कि लड़की कैसे छेड़ी जाती है या क्या किया जाता है, किस कैसे होता है, ये सब चीज़ें ओपन आप लोग देख रहे हैं, परिवार के साथ देख रहे हैं। एक डियो का ऐड जो आता है सर, इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह देखते हर हैं। जगह देख रहे हैं। एक डियो लगाया, 20 लड़कियां 20 चारों तरफ से भागकर उनसे जी लिपट जी गई। जी। तो वो बच्चे के इमेज में क्या जा रहा है, उसकी सोच में क्या जा रहा है। हम लोग जब बचपन में तो हम लोगों को गायत्री मंत्र सिखा दिया गया, हम लोगों को मंदिर ले जाया जाता था जी। हम लोगों को ये कहा जाता था कोई बड़ा आए तो पैर छुओ, जी तो सर। वो हमारे सब चीजें संस्कार में थी। आजकल क्या हुआ, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हो गया, हाय करो, और अगर कह भी दिया पैर छुओ तो जरा सा कंधा मटका दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग पहले पैर छूते थे जी सर, तो हमारा उसका उद्देश्य क्या होता था, हमारा सिर नॉर्थ पोल है और पैर हमारा साउथ पोल है। तो जब हम बुजुर्ग के पैर पे अपना सिर रखते थे तो वो सर्किट पूरा होता था नॉर्थ साउथ का। अच्छा। और अपोजिट साइड जैसी आती थी वो अट्रैक्ट करती थी, तो उसकी एनर्जी वो हमारे अंदर जाती थी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हाय करके गले मिल जाते हैं, तो वो सेम साइड होती है तो रिपेल कर जाती है। तो आशीर्वाद मिलने की जगह तो छोड़ो, वो आपस में फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। और कहने को तो हम लोग बहुत प्यार में बात कर रहे हैं, हाँ मेरा सगे का है, मेरा ये है, लेकिन आपस में उनके मन के अंदर बहुत सारी घृणा भरी हुई है। तो ये एक छोटी सी सोच की मैंने अभी बात करी। तो सर ये रेप जो हो रहे हैं वो यही सिर्फ एक टीवी और जो गाने हैं वही एक रीजन है, या और भी लोगों की, और बहुत लोगों सारे का reason माइंडसेट हैं। जो बहुत साइकोलॉजिकली मुझे लगता है इन लोग हैं, कुछ एक 5-7-10% लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, 5-7 नहीं है, काफ़ी परसेंटेज है। यहाँ पे आप एक चीज़ का समझिए, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। अगर किसी चीज़ को मना करेंगे तो हम उस काम को जरूर करेंगे। अगर हमने कह दिया ये गंदी बात है, इसको मत देखना, तो वही देखेंगे, तो वही देखेगा आदमी। हाँ, देखना चाहता है, क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर होती है, वो क्या मना कर रहा है, वो साइकोलॉजी है। हाँ। लेकिन अगर उसको प्यार से समझाया जाए कि देखो एक सस्पेंस वाली मूवी है, अगर मैं उसका सस्पेंस तुम्हें पहले बता दूंगा तो फिर पिक्चर देखने जाओगे तो क्या फायदा होगा जी। अगर मैरिज से पहले मैं उनको बता दूं कि भैया देखो, अगर तुम अभी सेक्स कर लोगे या अभी सेक्स देख लोगे तो तुम्हारी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं होगी। और यही रीजन है आज के टाइम में जितनी यंग जनरेशन आ रही है उसमें फ्रिक्शन बढ़ रही है, उसमें लॉन्गेविटी रिलेशनशिप की नहीं आ रही है, इमोशनल बॉन्ड कम हो गया है लोगों में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो टेस्ट वो पहले ले चुके हैं, उन्हें सस्पेंस तो है ही नहीं। अगर आपको एक चीज़ की इम्पोर्टेंस कोई, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक जगह के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं जी, तो क्या होगा, अब हमारे अंदर चलता रहेगा और वो स्वाद एक क्रिएट होता रहेगा, लेकिन जब तक वो गोलगप्पा नहीं खा लेंगे तब तक हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन इस बीच में आके किसी ने आपको एक कमेंट दे दिया, यार उसका गोलगप्पा उसके अंदर तो टॉटरी डालता है, तो क्या रहा आपका इंटरेस्ट? राइट। आपका सारी सोच एकदम बदल गई। तो यहाँ पे जो सोच हमारी बदलती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बदलती है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं यहाँ पे कोट जरूर करूँगा जी। एक आदमी गया तो उसने 4थी मंजिल पे जाना था, वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी जी। तो वो सोच रहा था कि मैं जाऊँ, वो आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इतने में ऊपर एक आदमी दिखाई दिया, तो उसने पूछा शर्मा जी हैं? हाँ। उसने कहा हाँ, और वो ऊपर चला गया जी। ऊपर जाके उसको पता लगा कि उनको के शर्मा से मिलना था, पर यहाँ तो जेपी शर्मा जी रहते हैं। वो साथ वाले उसमें टावर पे हैं। ओके, ओह माय गॉड। वो बेचारा नीचे उतरने लगा जी जी। तो वो आदमी जो अंदर से आया क्या लगा, आप ऊपर चढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं, आपको प्यास लगी होगी, गर्मी है, तो आप पानी दे दें। उसने कहा हाँ बिल्कुल जी। तो वो कहने लगा कि देखो, पहले तो उसकी सोच थी कि कितना बकवास आदमी है, मुझे 4 मंजिल चढ़ा के कह रहा है, पहले ही नाम नहीं पूछ लेता मेरे से। अब उसकी सोच बदल गई कि देखो कितना सज्जन आदमी है कि मुझे पानी दिया इसने, पूछ रहा है। अब उसको 10 मिनट हो गए, पानी नहीं लेके आया। ओके, फिर सोच बदल गई। फिर सोच बदल गई, साला मेरे को देख लटका के चला गया, अंदर बंद कर दिया इसने। ये तो मेरा बेवकूफ़ बना रहा है जी। इतने में वो आदमी आया, नींबू पानी लेके आया, कहने लगा मैं पानी ला रहा था, फिर मैंने कहा नहीं अब गर्मी है तो आप नींबू पानी पी लीजिए। फिर से सोच बदल गई, अरे ये अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अब जैसे ही उसने पिया
तो उसके अंदर चीनी नहीं थी। क्या साला बकवास है यार, ये आदमी है क्या है। हाँ, इससे बढ़िया वो पानी कहने पिला लगा- देता। कह रहा वो पुड़िया में चीनी लेके आया था, कहने लगा मुझे नहीं पता आप चीनी लोगे या नहीं लोगे, अगर चीनी लेते हैं तो मैं चीनी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सोच कैसे बदल रही है। क्या बात है। हाँ, ऐसे ही है। एक पल पे हमारी सोच बदल रही है हर पल। लेकिन हम ये फॉर्म अपने आप को नहीं कर सकते कि यार आदमी जेन्युइन है। अगर वो आदमी जेन्युइन है तो कम से कम उसने ये तो आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, ना कि हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे। हम किसी सिस्टम की बात नहीं करेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे, हम अपनी सोच पे काम करें तो सफलता 100% मिलेगी। तो सर, ये साइकोलॉजिकली जो बीमार लोग हैं, जो इस तरीके से जो आप बात कर रहे थे कि रेप्स क्यों बढ़ रहे हैं, वो कम कैसे होगा? जब आदमी की सोच, पढ़ाई, यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं सेक्स एजुकेशन। 10th में हम लोग बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के अंदर हम रिप्रोडक्शन वगैरह सिखाते हैं जी। लेकिन वो जो पढ़ाने का स्टाइल है टीचर्स का, वो डरते हैं कि ये गलत ना बता दूं। वो बॉडी पार्ट्स को नाम लेते हुए भी डर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गई कि ये क्या होगा जी। अब वो चेंज ओवर एज है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो टीचर्स का रोल था वो एज ए पेरेंट आना चाहिए था। वहाँ उनको बताना चाहिए था कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे उसके बारे में आधी कचरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वही क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी आग लग गई। अब वो जब आग लग गई तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मेल फीमेल दोनों में वो बराबर हो गया। तो वो हमारे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। वहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल है और टीचर का भी रोल है। तो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम लोग अपने बात करें हमारे टाइम के एजुकेशन के अंदर, तो एक हमारे को फियर होता था, भय होता था टीचर का। लेकिन आज के टाइम में वो भय नहीं है। आज के टाइम में वो कस्टम कंप्लीशन है। तो उसने कस्टम अपना कंप्लीट किया और ख़त्म किस्सा। जी। उसके बाद वो बच्चा समझे ना समझे, पेपर में 4 क्वेश्चन आने हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम टीचर्स को लें, एजुकेशन को लें और एजुकेशन के अंदर उसको समझाएं, फिर बात बनेगी। यहाँ पे प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। आज की तारीख में शादी जब हम करके जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको रिश्तों के बारे में नाम ही नहीं पता। साला क्या है, साली क्या है, या ससुर क्या है, सास क्या है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके साथ क्या हमें व्यवहार करना है, या हमारी कितनी पेशेंस होनी चाहिए, या दूसरे की कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कौन बता रहा है। हमने तो लिया और सीधा उसको प्रैक्टिकल में ठोक दिया। अब प्रैक्टिकल में जब जाएगा, चाहे वो सेक्स के लिए जाए, चाहे वो व्यवहार के लिए जाए, जी, सब चीज़ के लिए वो अब वो अपने हिसाब से, सोच के हिसाब से बात करेंगे। अब वो लोग बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? अपने एज ग्रुप के साथ, जो कि खुद ही इमेच्योर है। वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो ज्ञानी है, कुछ भी बताएगा। वो कुछ भी बताएगा, तो जो उसने बता दिया वो हमारे लिए सर माथे पे। अब हर घर के संस्कार, हर घर के संस्था अलग अलग है जी। अब एक के यहाँ तो बहुत अच्छा माना गया तो उसने कहा बहुत अच्छा है, एक ने बहुत बुरा बताया तो उसके बहुत बुरा। तो डेटा हमारे माइंड में क्या गया? राइट। तो जो डेटा जाएगा हम उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। ऊपर से पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी जी, तो कई फैमिली में इतने लोग होते थे बताने समझाने के लिए भी कई बार। अब माइक्रो फैमिली का ज़माना हो गया है, छोटा सा परिवार है, अब उसी में सब हिट एंड ट्रायल मोड में चल रहा है। उसके अलावा भी अब तो सिबलिंग भी नहीं रहे, अब सिबलिंग से कम होते जा रहे हैं। अब वो सीधा सा हिसाब है यार, एक ही बच्चा है, बहुत है, इसी को पढ़ा ले वो बहुत है जी। अब बच्चा जो एक है, एक बच्चा एक परिवार के अंदर जी, अब उसका कंपेनियन कोई नहीं है। हाँ। तो वो सारा दिन क्या करेगा? पहले हम लोग भाई बहन आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, कुछ डिस्कस करते थे, खेलते थे। लेकिन अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा? वो लैपटॉप देखेगा, वीडियो देखेगा, या कुछ भी देखेगा, मोबाइल करेगा, या कहीं से भी, क्योंकि टाइम तो उसने पास करना है जी। तो फॉल्ट किसका है? पेरेंट्स का ही फॉल्ट है। मतलब बेसिक तो हम ही सबका है कि जिनके पास नॉलेज है, हमारे पास जानकारी है, हम ये जानते हैं कि मोबाइल से बच्चा बिगड़ता है जी, लेकिन फिर भी हम उसको मोबाइल दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं यार ये बच्चा तो मोबाइल के बगैर चलता नहीं है। या तो फिर उस बच्चे को हम किसी ऐसे क्रिएटिव चीजों में बिजी रखें जहाँ पे और दोस्त मिले उसे, बिल्कुल, वो फ्री ना रहे, फ्री घर पे मोबाइल के लिए, लैपटॉप क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी। अगर वो किसी भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क या स्किल बेस्ड वर्क में, क्लासेस में बिजी है, तो वहाँ 10 बच्चों के साथ वो बिजी रहेगा। मेरे को एक परिवार अच्छा सा मिला था, मतलब देखा था मैंने जी। उसके घर में 4 कमरे थे, तो चारों कमरे पे उसे टीवी लगा रखा था। ओके। और चारों कमरों में टीवी पे
वो उस तरह का वो चलता था जिसमें ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो बच्चा इस कमरे में जाए या उस कमरे में जाए, ओके, सब उसको जगह एक ही वही चीज जगह मिलना है। सुनाई दे रहा है। हाँ, तो जब उसके वो जब माइंड पे प्रिंट हो रहा था, हाँ। तो वो 2-2.5 साल का बच्चा ABCD पूरी सीख चुका था, क्योंकि उसके लिए वो A फॉर एप्पल समझ में आ गया था। फिर इस तरह के मैथ्स की या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो लगा के रखते थे। तो 10 साल तक की उनकी एज के बच्चों को उन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे ही ग्रोइंग करी थी। तो अब ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे? जी। चाहे एक रूम का सेट हो, बात लेकिन उसकी सर, नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें देखी लाइफ में। कई ऐसे केसेस मेरे आसपास आए जहाँ पे बच्चे को शुरुआती दौर से ही स्मार्टफोन पे या टीवी पे लगातार पोएम लगा दिया, अच्छी चीज़ें ही। जी बच्चा खा नहीं रहा, पोएम चलेगा तभी वो खाएगा, छोटा भीम के गाने चलेंगे तभी वो खाना खाएगा। तो ये पेरेंट्स के लिए इजी हो गया इसी उनको नहीं पालने हुआ, में। इसी नहीं हुआ। तो हुआ क्या सर, बाद में पता चलता है 2 साल के बाद कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतना डीपली घुस चुका है कि रियल वर्ल्ड को भूल चुका वो है इसीलिए मैंने कहा कि ये गलत है ना? यहाँ पे हम लोग एक पर्सनल इंटरेक्शन जब करते हैं, हाँ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैंने कई फैमिलीज ठीक करी इस तरह से, जी जहाँ पे पेरेंट्स को मैंने सिर्फ इतनी चीज़ बोली थी, जी। आप रोज सुबह उठ के या रात को बच्चे के सिर पे सिर्फ हाथ फेरोगे। ओके। बच्चा लेटा हुआ होगा, आपने जाके सिर्फ उसके सिर पे हाथ फेरना है, उसके साथ में बैठ जाना है, कोई डिस्कशन मत करो, लेकिन आप सिर्फ बच्चे के सिर पे हाथ फेरिए। रात को सोने से पहले उसके सिर पे हाथ फेरिए। इससे क्या होगा? इसके बाद बच्चे के अंदर, व्यवहार के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। क्यों आएगा? क्या रियल वर्ल्ड में लाने के लिए ऐसे हाथ पे जी, सिर तब पे हाथ वो रख- क्या होगा कि स्पर्श हो रहा आपके साथ स्पर्श जो गया हमारा, उस टाइम पे आपकी अटैचमेंट यानी आपकी वाइब्रेशंस जो हम दे रहे थे, वो क्या वाइब्रेट कर रहे थे हम, कि बच्चा सही हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए, सफल हो जाए। तो उसका क्या नतीजा हुआ? बच्चा वो रेसिपेंट था। उस टाइम बच्चा बोल नहीं रहा है कुछ, बट वो रेसिपेंट है, और रेसिपेंट होते ही आपकी सारी फीलिंग्स उसके अंदर जा रही हैं, क्योंकि आप उस टाइम सिर्फ आशीर्वाद ही दे रहे हो। बचपन में हमारी माँ हमारे सर पे फेरती जी। थी और अच्छा लोरी- सोचती थी, जो लोरी सुनाती हाँ, लोरी थी। सुना रही है, मन में तो वही फीलिंग है कि वही मेरा बेटा सक्सेसफुल हो, बड़ा हो, बस, कुछ बस, बड़ा बस। बने। तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ट्रांसफर हो रहा जी था, जी वो वर्क जी करता है। जी। कई जगह क्या है कि जो मदर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा कंसीव से लेकर डिलीवरी तक का पीरियड है, माँ का रोल सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होता है। अगर आप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो उस टाइम के अंदर मदर अगर इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान देगी तो बच्चा 100% इंजीनियर बनेगा। जब कंसीव किया है तब कंसीव करने से पहले दिन से लेके लास्ट तक, जिस दिन पता लग जाए ओके। कि भाई हाँ जी कंसीव हो गया है, वो जो सोच रही है वो बस बच्चा वो सोच जो रहा सोच रही है, अगर वो घर के उलझनों में उलझी हुई है तो बच्चा भी वैसे ही उलझा हुआ होगा। अगर माँ बहुत ज़्यादा परेशान है तो बच्चा भी वही परेशानी लेके पैदा होगा, उसको भी वही डिजीज़ होगी। यहाँ हम लोग कहते हैं कि वो जो खानदानी बीमारी है, वो खानदानी बीमारी नहीं आती है, वो वहाँ से आती है। जो सिचुएशन थी, अगर उस टाइम पे मदर अपने आप को संभाल ले तो सबसे बड़ा कल्याण है। यानी कि मार्केट में, इंडस्ट्री में और हमारे देश में ऐसे स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे जब माँ प्रेग्नेंट होती है जी। तो उनको एक पूरे टेन्योर महीने के तक दौरान tenure। 9-10 महीने के लिए उनको जी, एक उनको- अच्छी चीजें ट्रेन की जाए उनके जी। इंटरेस्ट के आधार पे जी। कि आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा क्या बने। सबसे पहले तो मदर की प्रॉब्लम पूछी जाए। कितने परिवार ऐसे हैं जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़का ही होगा, हाँ, अब वो बेचारी वैसी प्रेशर में आ गई कि पता नहीं लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पे पहले तो उसका फियर निकालना होगा कि भैया जो भी है, वहाँ उसके पेरेंट्स से भी बात करी, यानी सास ससुर से भी बात करी जाएगी और आदमी से भी बात करी जाएगी। राइट। वहाँ उसको वैल्यूज दी जाएंगी। यहाँ पे हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई है, मॉनेटरी वैल्यूज बढ़ गई हैं। बस ये फर्क है। बिल्कुल सही। तो ह्यूमन वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी। तो वो सारी होगी जब हमारी सोच बदलेगी। सोच बदलेगी, सब कुछ माइंडसेट का सब ही कुछ खेल है। माइंडसेट है। जी, राइट सर। अच्छा, बहुत बार मैंने सुना है सर कि कई लोग आते हैं, बोलते हैं राहुल जी यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लग रही है, या आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है। जी। तो ये ऑरा, पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव वाइब है, ये क्या होता है? बहुत बार सुना है। क्या ये सिचुएशन के साथ या समय के साथ इंसान का ऑरा बदल भी सकता है? क्या वो उस समय खुश दिख रहा है तो ऑरा पॉजिटिव दिख रहा है, या दुखी है तो नेगेटिव हो जाता है? क्या है ऑरा? देखिए, ऑरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो चारों तरफ हमारे बॉडी के बनता है।
और ये आवरण बनता है हमारी सोच से। ओके। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगा कि कहीं हम गए, वहाँ हम गए थे, ये सोच के गए थे कि हम यहाँ पे 2-3 घंटे बैठेंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर अनईजीनेस होने लग गई और हमने कहा नहीं यार हम जा रहे हैं। वो कहा भैया लंच के लिए आया था, लंच करके जाना। नहीं यार मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, जा रहा हूँ मैं जी। अब वो क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे उसको जो एक ऑरा था, जो सोच थी वातावरण की, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। अब ये सोच कैसे बदली? आप और हम बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन के साथ ही आ रही है एक प्रकार जब से। हम बोलते हैं तो हमारे कानों में पर्दे हैं। हाँ तो ये जो हवा से वाइब्रेशंस जा रही हैं, जी सर, वो उसके अंदर हाँ करेगी, पर्दों के साथ टच हो रहा है, हो रहा है। हाँ, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो उसको डिकोड कर रहा है। राइट। अगर मैंने कहा इंगेवा, अब आपके माइंड पे ये कोड नहीं है इंगेवा का क्या मतलब है, हाँ नहीं समझ में आया क्या तो है। आपको नहीं समझ में आया तो आप ब्लैंक रहेंगे। लेकिन मैंने कहा इधर आ जाइए, ओके। तो आपको एकदम समझ में आ गया। ये क्या जापानीज वर्ड था? नहीं, साउथ इंडियन। अच्छा साउथ इंडियन है, अच्छा ठीक है। तो इकिगाई जैसा लगा मुझे। हाँ, तो वो इकिगाई। ऐसा करके जैसे हमने बोला, तो क्योंकि वो माइंड में वो डेटा नहीं है तो हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, तो हम ब्लैंक रह गए जी। तो अब ये जो कोडिंग है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसको डराया कि अगर तुम शैतानी करोगे बाथरूम में बंद कर देंगे, काला बाबा आएगा, भूत आएगा, या ये सांप आएगा, या कुछ भी अला बला। हम चाहते थे वो डर जाए। अब ये डर हमने वहाँ क्यों पैदा किया? वो बच्चे को तो कुछ नहीं था, वो तो कुत्ते के मुंह में भी हाथ दे देता है। हाँ। वो सांप को भी पकड़ लेगा, उसको कोई भय नहीं है, कोई भय और कोई जानवर उसका अगेंस्ट नहीं करता। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे भय बढ़ता क्योंकि जाता वो है। जो भय हमने डाला था कि सांप काटेगा, कुत्ता काट लेगा तो ये हो जाएगा, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, अब वो जो भय था, वो भय बच्चे के अंदर हमने डाला। तो नेगेटिव वाइब और पॉजिटिव वाइब उन इंसान की सोच है। अब ये जो सोच है, जैसे हॉस्पिटल हम गए तो वहाँ पे क्या हुआ, हम अपने आप को मरीज फील करने लगे। शमशान घाट गए तो वहाँ पे सारे प्रवचन देने लग जाएंगे, लेकिन मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे फिर हम उसकी बात करेंगे। तो ये सब क्या है कि वो जो वातावरण के अंदर जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे, जब हम घंटी बजा रहे हैं, अपने अल्लाह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप जिस किसी को भी आप मानते हैं उसको आप मान के वहाँ पे उसकी प्रेयर कर रहे हैं, तो चारों तरफ वातावरण में वही चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ऑरा अगर किसी को अपना पॉजिटिव बनाना है, एक पर्सनैलिटी भी मैटर करता होगा। खुद अगर चेहरा हंसमुख है तो पॉजिटिव फील होगा। दूसरा, उस समय उसके चेहरे पे कोई सिकन है, कोई परेशानी दिख रही है, तो वो फिर वो नेगेटिविटी स्प्रेड होएगी। अगर वो खुश रहे, स्माइलिंग फेस रहे उस जगह पे, तो फिर वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने लगेगा अपने अराउंड। लेकिन खुश रहने के लिए समझना तो होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट भी हमारी करी हुई होती हैं। भाई सबसे पहले तो हमने अपनी इनकम को नहीं देखा, हमने ये देखा बच्चे को हम बड़े वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। जी सर। वहाँ पे हम 30,000 रुपये महीना फीस दे रहे हैं। हाँ। और यहाँ बजट आउट हो रहा है और हम टेंशन में हैं। फिर हमने बीवी के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम भी कमाओ। हाँ। फिर और हो रहा है, बच्चा भी बिगड़ रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, आउटपुट जीरो आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? खुद ने। हमारी इस सोच ने कि हम बच्चे को बड़े वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि बच्चे ने जिसने पढ़ना है, छोटे स्कूल से भी बहुत छोटे अच्छा स्कूल कर से सकता भी है। बच्चा पढ़ सकता है। राइट है। लेकिन उसको जो एजुकेशन देनी है पेरेंट्स ने, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मायने रखती है। ये नहीं कि स्कूल में किस में जा रहा है। नहीं, अगर वहाँ पे आपका सर्कल आपका ख़राब है, बच्चों का जो अब मान लीजिए कोई एक ऐसा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक सोच आती है कि यहाँ पे तो वो बच्चे आएंगे जिनकी सोच नीची होगी। जी। लेकिन अगर बच्चा अपने आप को सुधारे जी। या बच्चे को घर से सपोर्ट मिलेगी, तो उसके अंदर भी कीचड़ में से भी कमल खिल सकता है। खिल सकता है। कितने ऐसे हमारे स्पोर्ट्समैनशिप हैं, IAS हैं, जो वहाँ से निकल के बने हैं। वो कैसे बने हैं? बहुत बड़े बड़े इंस्पायरिंग स्टोरीज है इंटरनेट पे। अगर आप पॉजिटिव चीजें ढूंढो, लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी। सब तो छोटे ये गांव से कैसे निकल बने? के। तो यहाँ पे प्रवचन की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कि भाई हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बदलाव नजर आएगा। बिल्कुल सही है। और एक एक करके अगर हम बदलेंगे तो फर्क आएगा। तो अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा ऑरा भी बदलेगा, हमारा पूरा अपनी जो सोच है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लोगों का ये भी मानना है कि आप जैसे सर्कल में रहते हैं आप वैसे बनते हैं, तो लोग इसलिए भी बड़े स्कूल में डालना चाहते हैं कि वहाँ पे हाई थिंकिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे। राहुल जी, हाई एक बात प्रोफाइल। मैं अगर आपसे कहूँ हाँ। कि हमारा फ्रेंड सर्कल सारा दारू पीता है, शराब पीता है,
अब यहाँ पे अगर मैं उनके साथ बैठा हूँ तो क्या मैं भी शराब पीने लग जाऊँगा? लेकिन अगर 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 लोग इंटेलेक्चुअल्स लोगों के साथ बैठेंगे और वो जब अच्छी बातें करेंगे तो एक एक बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो कहाँ से मिलेगा? जब तक घर का वातावरण आपका शुद्ध नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, तब तक दूसरी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर का सकारात्मक कैसे हो? मदर फादर ही आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बच्चा जहाँ से मर्जी आ जाए, मैक्सिमम घंटे तो उसने ऑफिस घर पे ही बिताने हैं। 6 घंटे स्कूल में, 8 घंटे स्कूल में, बाकी तो 16 घंटे यही पे एक छोटे बच्चे के लिए सबसे या बच्चों के लिए सबसे खराब अगर एक्सपीरियंस हो तो मैं यही बोलूँगा कि उसके घर में माता पिता जब लड़ते हैं तो बच्चा बहुत सहमा हुआ होता है, बहुत डरा होता है कि वो क्योंकि दोनों से प्यार करता है। और जब वो कई बार मैंने पढ़ा कि अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप बिहेव नाइसली विद माई मदर, है ना। और वही मदर पे भी अप्लाई करता है कि आप बिहेव करो अच्छे से बच्चों के सामने, या ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग बातों से सुलझनी चाहिए, कर्कशता। तो ये हमारी सोच है जो हमारे को हमारा अहम। एक आपने सुना होगा वर्ड बारमूडा ट्रायंगल? नहीं। बारमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी जाता है तो वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड से अंदर चला जाता है। अच्छा। फ्लोरिडा के उधर है, जिसमें ऊपर से शिप जाए या एरोप्लेन जाए सुना है, तो वो सीधा अंदर चला जाता है। जिसके बारे में साइंस अभी तक कुछ भी नहीं पता कर पाई है। अब ये बारमूडा ट्रायंगल हमारे अपने, ये हमारी अर्थ है, तो यह हमारी अर्थ पे भी यही इसी तरह का बारमूडा ट्रायंगल है। अब वो बारमूडा ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले एक हमारे डिजायर, उसके बाद हमारे ईगो, और उसके बाद क्रोध। ये 3 चीजों में जो आदमी फंस गया, और इसमें फंसेगा ही फंसेगा। डिजायर एक आपने कहा, डिजायर है, ईगो, और तीसरा एंगर। ये जब इस 3 के अंदर आप फंस जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि आप उसके सोच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक और बात है, अनहैप्पीनेस जो है, जो सैडनेस है इंसान में, वो दूसरों से कंपेयर करके ही आता है। जब कोविड आया, शुरुआत में सभी परेशान हुए कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, हम लॉस में जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लग गए कि चलो ठीक है, सबके साथ ही ऐसा है, पूरी वर्ल्ड में ऐसा है। तो एक समय पे मुझे फील हुआ, जब मैं ऑफिस 3-4 महीनों से बंद था और वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ था टीम को, और बिजनेस इनकम थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी एक समय आ गया था जब थोड़े सेटिस्फाइड से रिलैक्स हो गए थे कि चलो सबके साथ ऐसा हो रहा है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। और जब मार्केट खुला तो सब दौड़ना चाहते कि वो आगे ना निकल जाए, लेकिन कमाते तो हम सिर्फ अपने लिए है, दूसरा क्या कमा रहा है ये उसका भाग्य, उसकी मेहनत है। तो लोग दूसरों से क्यों परेशान रहते हैं? अपने काम से करके जो मिल रहा है उससे खुश हो, उसको और आगे और अचीव करने के लिए फाइट करे। यही तो चीज़ है सबसे बड़ी जी। किसी ने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, किसी ने पूछा है चाय कैसी बनी घर पे, तो हम क्या कहते हैं? चाय अच्छी बनी या खराब बनी? हाँ। लेकिन अच्छी खराब के पीछे मैं किसी ना किसी से तो कंपेयर करूंगा। किससे अच्छी बनी? किससे अच्छी बनी? इससे पहले कल आपने जो बनाई थी वो ज्यादा अच्छी थी। किसी ना किसी से आपने तुलना करी ना जी। तो जब हम तुलना करेंगे किसी से तभी हम अच्छे बुरे का आभास डालेंगे। तो मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसके लिए मुझे तुलना करनी पड़ेगी दूसरी कंपनी से। उसका टर्नओवर इतना है, उसका ये है, वो ऐसे कर रहा है। और आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बिजनेस, मतलब जितने भी बिजनेस वाले हैं, उनकी फेलियर सिर्फ इसलिए है कि वो दूसरे को ऊपर नहीं उठना देना चाहते, वो अपनी क्वालिटी को नहीं सुधार रहे। अगर अमेरिका की आप बात करें या फॉरेन कंट्रीज की बात करें, दे आर द ग्रेट सक्सेस। उसके अंदर क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर, आज गूगल क्यों मास्टर हो रहा है जी, आज माइक्रोसॉफ्ट क्यों मास्टर है? इनोवेशन अपने ही प्रोडक्ट में लाए जा रहे हैं डे बाय डे। अपने वो दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या कहते हैं आपके एप्पल वाले को ये मतलब नहीं है कि गूगल के फोन में क्या है। वो अपने प्रोडक्ट की आप रिसर्च करिए, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये स्टॉप कंपैरिजन, और आपको सफलता मिल जाएगी। हमारे लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें आज की तारीख में अपने आप से पूछे, मुझे किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है। बस इसका आंसर जिस दिन मिल जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज अगर मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और वहाँ 12th वाले बच्चों से पूछता हूँ या 10th वाले बच्चों से, बेटा क्या सब्जेक्ट लोगे, तो क्या जवाब आता है? 3 मार्क्स के ऊपर है। अच्छा, मार्क्स के ऊपर है। मार्क्स आ गए तो साइंस ले लेंगे, नहीं तो कॉमर्स। हमारे जैसे बच्चे होते थे पहले से डिसाइड होता था कि साइंस लेंगे, साइंस लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना मार्क्स लाने वाले हैं। वी वर कॉन्फिडेंट। आपको वहीं से आपके अंदर नहीं है। 12th वाले से पूछो क्या करना चाहते हो, अब देखते हैं किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके भाई आपकी सोच क्या है? तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन हमारे अंदर
आनी चाहिए, जी। तभी हम बन सकते हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपने रिसर्च किया है। एक सवाल मेरे माइंड में था कि एक न्यूमरोलॉजी से जैसे किसी का कोई डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पे एक टोटल सम निकालते हैं और उसके आधार पे आपकी न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। जी। तारीख, मंथ और ईयर। एक तो तारीख का भी अपना प्रभाव है और टोटल सम का भी एक प्रभाव जी। है। जुड़वा बच्चे होते हैं, सेम डेट, सेम मंथ, सेम ईयर, जी। फिर भी दोनों का भाग्य अलग कैसे होता है? जी। कई बार कोई बचता ही नहीं है, दूसरा बच्चा, दोनों में से कोई एक नहीं बच पाया। जी। कई बार एक बहुत ही स्ट्रांग हुआ, कोई वीक हो गया। जी। कई बार दोनों में से एक सक्सेसफुल हो गया, एक गरीब रह गया। जी। न्यूमरोलॉजी के आधार पे तो अंक तो सेम ही थे, कैसे बदला अलग भाग्य? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा कंसीव से लेके डिलीवरी तक का टाइम है वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मदर की सोच वेरी करती रहती है। अगर मदर की सोच एक कांस्टेंट चलेगी तो वो दोनों एक जैसे ही आएंगे। मतलब किसी एक ने पॉजिटिव लिया, किसी एक ने नेगेटिव लिया, हाँ, मदर जो है वो अगर एक नेगेटिव सोच रही है कि नहीं मुझे नहीं सोचना, तो दोनों लेंगे ना सर। दो बच्चे जुड़वा है पेट, तो गर्भ के अंदर। मदर ने उस 9 मंथ के अंदर क्या क्या फेस किया, अगर उसको फेस उसने अलग अलग फेस किया है एनवायरनमेंट को या अपनी सोच को उसने बदला है, तो बच्चे भी दोनों डिफरेंट आएंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि एक साथ हुए हैं। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर 5 मिनट का भी गैप है तो भी वो मदर के ऊपर डिपेंड है कि मदर ने क्या उनको एक सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ मैं पहले दे दूँ आपको बीच में रोक के। जी। एक माँ बाप के 3 बच्चे, 4 बच्चे या 10 बच्चे, जी। अब मैं ये कहूँ कि बीज एक है, जमीन एक है, खाद पानी एक है, लेकिन वो जो 10 भाई बहन हुए उन सबका नेचर अलग है। जी। क्योंकि जब पहला हुआ मदर कंसीव करी तो एक हैप्पीनेस थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मदर को बर्डन आता गया और वो वैसे वैसे बच्चे की सोच भी बिगड़ती गई। तो यहाँ पे जो मदर का रोल है वो हम इसीलिए बार बार कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो रोल है। अगर वो 9 मंथ उसको मदर को कोचिंग मिल जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाए, पॉजिटिव कोचिंग मिल जाए, तो 100% आप पूरी आने वाली जनरेशन को बदल सकते हैं। तो इससे दो बच्चों का स्वभाव इसीलिए और चीज़ें बदल जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम AA लिख देंगे, नाम के आगे जोड़ देंगे या कुछ कर देंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाग्य ऐसे नहीं बदलता। न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है हमारे अपनी वाइब्रेशन से। जैसे अगर मैंने बुलाना है राहुल, ठीक है, अब अगर आप AA भी लिख देंगे तो भी नाम तो वो राहुल ही बुलाया जाएगा। यानी वाइब्रेशंस क्या गई, वो राहुल की ही गई। राहुल ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। तो जब राहुल करेंगे तो वाइब्रेशंस उसकी अलग होगी। या तो आप नाम ही आप कंप्लीट अपना अलग कर दीजिए। तो ऐसे केसेस के अंदर हम कहते हैं राहुल रंजन है, तो हमने कहा अच्छा भैया ठीक है मिस्टर रंजन कर दो, रंजन को बुलाओ जी, राहुल को हटा दीजिए, या खाली राहुल को बुलाइए, या कोई और अपना नाम ले लीजिए, कुमार लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, निकनेम मतलब कुछ भी जो भी है, तो उसकी वाइब्रेशंस अलग होंगी जी। लेटर से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। प्रॉब्लम क्या है कि कई सेलिब्रिटीज ने जब इसको फॉलो किया ना, इस सुपरस्टिशन को, तो क्या हुआ है कि कई लोग उनके सक्सेस के पीछे उनके नेम में चेंज किया उसको मानते, क्रेडिट दे देते हैं, और उसके चलते लोगों में एक मान्यता हो जाती है कि देखो उन्होंने किया था, उसके बाद देखो पहले फिल्में पिट रही थी, अब वो सक्सेसफुल हो गए, जब वो मान रहे उनको रिजल्ट मिल रहा है तो हम क्यों ना फॉलो करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक अच्छे खासे दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो डॉक्टर्स के केबिन में बैठा हुआ था जी। एक पेशेंट आया, उसको उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इमीडिएट इसका तो बाईपास करनी पड़ेगी, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फलाना है ढिमकाना है, और किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर किया गया एंड ही वाज एडमिटेड फॉर फर्दर टेस्ट। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने इतनी जल्दी कैसे इसको स्टडी कर लिया? क्या लगा ये जो पेन में आया था ना, ये 10 मिनट बाद पेन इसका ख़त्म हो जाता अपने आप ही, क्योंकि एसिडिटी थी इसको। ओके। तो मुझे वो 10 मिनट का टाइम था, उसके बीच में मैंने किया और इसको मैंने एडमिट कर दिया। अब इसको डॉक्टर कुछ भी दवाई देगा, ये ठीक हो जाएगा, तो ये कहेगा डॉक्टर महान है।
तो इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी जानता है, तो वो ये जानता है कि इसका फेस सही आने वाला है। तो उसका फेस सही आने वाला है, उसने अगर उसको कोई भी स्टोन पहना दिया या कुछ भी कर दिया तो उसने तो वैसे भी ठीक होना है। उसका क्योंकि फेस आ गया है तो उस फेस पे उसने वैसे ही ठीक होना है। और ये हमारा एक बहुत सिंपल सा, मैं आपको फार्मूला बता दूं, ये कोई बताएगा नहीं, ये काफ़ी स्टडी किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की तारीख है 10 नवंबर लेटेस्ट से जी, तो उसका 10 साल का पहला फेस ऊपर जाएगा, फिर अगला 10 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब मेरे केस में बात करते हैं। हाँ जी। मेरा है 2 नवंबर 1986। तो 2 साल आपके ऊपर रहेंगे, 2 साल डाउन रहेंगे। तो ये आपका पूरे लाइफ ये सर्कल है। ओके। तो ये आपका फिजिक्स का जैसे चलती है, ये सेम उसी तरह से रिदम में चलेंगे। 2 साल बढ़िया चलेगा, 2 साल बढ़िया चलेंगे, 2 साल डाउन रहेगा। तो वो जो 2 साल टेंशन के होते हैं, पहला 2 साल कैसा रहेगा? सबसे पहले जब आप पैदा जन्म से हुए तब 2 साल बहुत अच्छा, उसके बाद फिर 2 साल डाउन हो गया, फिर अप हो गया। ओके, पहले अच्छा होगा फिर डाउन। खराब। तो ये अप डाउन हर किसी की लाइफ साइकिल में मुझे लगता ऐसा ही है कि चलेगा। मेरे साथ उल्टा हुआ था। मेरे पहले 2 साल बहुत ही क्रिटिकल थे। नहीं, क्योंकि मतलब इतना बीमार हुआ था कि ऑलमोस्ट कम चांसेस थे कि मैं बच पाऊंगा। वो आपका सोच है। नहीं, बचपन में ऐसी मुझे कहानियां सुनाई जाती है घर पे। मैं वही आई वाज बता रहा क्रिटिकली इल। जो क्रिटिकली इल थे उसके अंदर आपकी सर्वाइवल हो गई। जी सर। अगर खराब होता उस टाइम पे तो आप निकल जाते। अच्छा, ये तो सबसे इसको बड़ी मैं चीज़ है। वैसे अच्छा मानूं हाँ, कि क्योंकि मैं बच गया, यानी वो अच्छा था मेरे क्योंकि लिए। मैंने तो यहाँ पे उस एज में देखे हैं कि जिनका खराब फेस चल रहा है, उनकी तबीयत खराब हुई, माइनर से बिस्तर से भी नीचे गिरे हैं और उनकी डेथ हो गई। ओके। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, क्योंकि उनका डाउन चल रहा है और जिसका अप चल रहा है उसका चल रहा है। तबीयत तो देखो, ये तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जो पॉजिटिव आपके अंदर आता है, उस टाइम पे आपका इम्यूनिटी, आपका XYZ कुछ भी नहीं था, जी। लेकिन फिर भी आप उससे लड़के आप बाहर आ गए। दैट्स राइट। दैट वाज ग्रोथ। हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी प्रभाव है हमारे जीवन में, है ना। IT का ज़माना है, AI का ज़माना है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कर ली, BCom पास कर लिया, BA पास कर ली, BSc कर ली, लेकिन जब वो मार्केट में जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? क्योंकि आज की तारीख में ईच एंड एवरी जॉब इज़ टू बी कन्फाइंड बाय कंप्यूटर्स और टेकन बाय IT सेक्टर। तो वहाँ पे अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपको कंप्यूटर बनाना आता है, हार्डवेयर आता है, आपको कुछ और टेक्निकल चीज़ की है आपको, जी। तो आप कामयाब हैं। आज एग्रीकल्चर के अंदर इतनी रिसर्च हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। अब आप छोटा सा एक एग्जांपल देखिएगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है। राइट। अब खाने वाले तो बढ़ गए जी। और फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो क्राइसिस तो आएंगी। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च करके हम क्या कर रहे हैं कि उसके Hybrid अंदर बना रहे केमिकल हैं डाल रहे हैं, केमिकल डाल के हाँ। कि छोटी जगह में हम डबल प्रोडक्शन ले लें। जी। लेकिन वो डबल प्रोडक्शन तो आ रही है, ऑर्गेनिक नहीं है वो, तो लेकिन वो क्या दे रही है? वो बीमारी दे रही है, केमिकल है वो, जिसकी वजह से आज कैंसर नामक बीमारी जो हम सुन रहे हैं आपको हर घर में मिल जाएगी। इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आपका, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना लेता हूँ। हम लोग बचपन में थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, जहाँ अप्रैल आता था, गर्मियाँ शुरू होती थी, तो दूध की सप्लाई कम हो जाती थी। जी सर। और बाकायदा राशन में दिया जाता था दूध की, भाई जिसको 2 चाहिए उसको 1.5 लीटर मिलेगा, इस तरह से करके। और राखी के बाद फिर खोए की मिठाई और ये सब चीज़ें खुलती थी जी। राखी पर, राइट। या ईद पर, मतलब इस तरह से वो खुलती थी। उससे पहले दूध बंद हो जाता था। और आज देखिए पॉपुलेशन तो 30 करोड़ की 140 करोड़ हो गई। जी सर। और दूध की सप्लाई जो है, नदियाँ बह रही हैं दूध की। नदियाँ बह रही, इतने ब्रांड है, जितना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता हूँ। दिल्ली का पॉपुलेशन है 3 करोड़। 3 करोड़ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ 3 करोड़ लीटर भी, एक लीटर ही मानकर चलते हैं, है ना, या एक घर में मान लेते हैं 1.5 करोड़ लीटर ही। 1.5 करोड़ लीटर का दूध का उत्पादन एक दिल्ली के लिए कैसे हो रहा है? अब अंदाजा लगा लीजिए आप। नेचुरल तो नहीं है ये। जबकि आपके जो जानवर थे, गाय भैंस, वो खत्म हो वो चुके खत्म हैं, कर बहुत दिए। कम हो गए हैं। बहुत कम हो गए। तो बन कैसे रहा है? तो अब ये सारा आर्टिफिशियल है। मुझे अच्छी तरह से याद है, इट वाज 98-99, दिल्ली में न्यूज़पेपर एक आता था पहले, अब मेल टुडे बंद हो गया है। अच्छा।
उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ छपी थी 67% मिल्क एडल्ट्रेटेड है। कब की बात है ये 96-97 की है शायद, या 2000 की होगी अप्रॉक्सीमेटली, मुझे ध्यान नहीं है। 25-30 साल पहले की बात। हाँ कि 67% तो मिल्क आज कितना परसेंट होगा? एडल्ट्रेटेड। तो अब वो तो अंदाजा लगा 25 लीजिए। साल पहले की बात जब ऐसी जब यहाँ पे मिनिस्टर्स के पास पहुंची बात, अच्छा, तो मिनिस्टर ने उसको बुला लिया, प्रेस वाले को, उसको जो रिपोर्टर, जर्नलिस्ट को, जो भी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट उसको बुला लिया। कहने लगा भाई साहब ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं अभी ऑर्डर दे देता हूँ कि सारी एडल्ट्रेशन बंद हो जाएगी। कल को आपका बच्चा भूखा मरेगा दूध के लिए, तो मेरे पास कंप्लेंट नहीं लाना कि मिनिस्टर फेल हो गया, सप्लाई नहीं दे पा रहा दूध की। अब क्या जवाब देंगे? क्वांटिटी बढ़ानी है तो क्वालिटी गिरानी है। ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? क्योंकि पॉपुलेशन तो आप बढ़ाए चले जा रहे हो। आप पशु रखने के लिए कहाँ रखोगे? अच्छे लोग हैं वो जो वेगन बन गए हैं, काफ़ी लोड कम किया है पब्लिक का ना जी। एटलीस्ट दूध के प्रोडक्ट उन्होंने छोड़े हैं, उसके पीछे तो सीधा सीधा फायदा यही है कि एडल्ट्रेटेड फूड खाना बंद हो रहा है उनका। तो अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं कोट करूँगा कि आज टमाटर की या प्याज की, आलू की, मतलब प्राइस बढ़ जाता है जी सर, और हम सरकार को दोष देते रहते हैं कि देखो जी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप एक बात कॉमन सी समझ लें, अगर आज हम सब बायर्स उस टमाटर की डिमांड को नहीं करते मार्केट में, तो जो सप्लायर हैं, जो कमाने वाले हैं, वो क्या करेंगे? उनको प्राइस गिराना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर सड़ जाएगा 2 दिन में। बिल्कुल सही है। आज सेब का प्राइस बढ़ रहा है या किसी भी फ्रूट का डिमांड बढ़ रही है, हफ्ते भर खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, अपने आप रेट डाउन आएगा। ये चैलेंज है, लेकिन उसके लिए आप लोग सबको डिमांड कम करनी पड़ेगी। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टमाटर का भाव बढ़ा, अरे 1 की जगह 2 किलो खरीद ला। क्यों खरीद कल लाओ? फिर प्राइस ना बढ़ जाए। और क्यों खरीद लाओ? तुम अपने यहाँ सड़ाओगे उसको। हाँ, तुम 2 दिन मत खाओ टमाटर। कोई ऐसी नहीं है कि उसके बगैर ढूंढो उसके बिना, कि उसके बगैर गुजारा नहीं। जब सस्ता हो तो उसकी प्यूरी बना के रख लो। हमारी इतनी जरूरतें हैं क्या जिसके पीछे हम इतनी परेशानी मोल करके बैठे? वही हमारी ईगो, हमारी इच्छा। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया लेकिन हम तो हमेशा खाएंगे जी। और जब 200 रुपये किलो हो जाता है टमाटर, तो पड़ोसी को दिखाते, देखो मैंने 200 रुपये किलो वाले टमाटर की सब्जी बनाई है। अब ये क्या चीज़ है? ये मेरी ईगो है। बस वो ईगो ही हमारे को नुकसान दे रही है। सर, दिल्ली के पॉपुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी पोल्यूशन की तो है ही, लेकिन वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। मैं एक अच्छे पॉश इलाके में रहता हूँ, कीर्तिनगर में रहता हूँ, ठीक है सर। और करीब 1 हफ्ते तक दिल्ली जल बोर्ड का जो सप्लाई वाला वाटर था, उस वाटर, एक तो बोरिंग को बैन किया हुआ है, यू कैन नॉट हैव पर्सनल सबमर्सिबल पंप एंड बोरिंग, वो बैंड है, इलीगल है। तो अब डिपेंडेंट है सारी जनता किस पे? दिल्ली जल बोर्ड के पानी पे। वो पानी ऐसा आ रहा था ब्लैक कलर का, जैसे सीवर का पानी, गटर का पानी, उसकी स्मेल जैसे नालियों के से स्मेल आती है ना, उस पानी से थी। टंकी में चेक करो तो वहां ब्लैक भरा पड़ा है सर। 1 हफ्ते तक ऐसा पानी आया और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, सब नॉर्मल है, पब्लिक भी नॉर्मल है, मानकर बैठे हैं कि चलो ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी से ये स्थिति है, 10 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ क्या स्थिति होने वाली है यहाँ पे। यहाँ हम लोग बोल के राजी नहीं हैं, सिर्फ आपस में बैठ के खूब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लेंगे, आहे कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे जी। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जितना ज़्यादा जाम लग रहा है हर जगह आजकल, ट्रैफिक जैम है। अब जैम के बारे में अगर कोई आदमी एक PIL डाल दे कि जी ये दिल्ली गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस और ये सब चीज़ें, जितने डिपार्टमेंट हैं, PWD एट्सेट्रा, ये सब के अगेंस्ट में PIL डाल दे कि जितना हम लोग पेट्रोल यहाँ पे कंज्यूम करा रहे हैं पार्किंग में, मतलब इसमें जैम में, ट्रैफिक जैम में, और हमारा जो पेट्रोल फूक रहा है, इसके चार्जेस ये लोग देंगे। आज कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद उस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। जी सर। अगर ये वहाँ पे जो पेनल्टी है, जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे उस टाइम पे, उन सब के ऊपर उनसे लिया जाए, दैट विल बी दी मच बेटर। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब कहाँ थे? अभी यहाँ पे आज एक यहाँ मैं गया था, चांस वाली बात है कि उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। कहने लगा कि मेरे यहाँ वो MCT वाले आ गए और उन्होंने कहा जी कि हमें तो 1.5 लाख रुपए पर फ्लोर चाहिए। आपका कितने फ्लोर का है? 4 फ्लोर का है, तो हमें 6 लाख रुपए चाहिए। वैसे अब क्यों भाई 6 लाख रुपए किस लिए चाहिए? क्या तुम हमें फॉर्म C और D दे दोगे? नहीं, फॉर्म C और D तो आजकल बंद हो गया है, ये तो सिर्फ आपके इसके लिए कि आप बना रहे हो।
और जो नक्शा आपने पास कराया है, और ये शर्त नक्शा है कि पास है उसके बावजूद भी उसके बावजूद वो अनऑथराइज्ड लैंड है क्या? नहीं, ऑथराइज है, सब कुछ है, सब ऑथराइज है। मैप भी पास करा लिया पास है, उसके बावजूद भी वो उसके बावजूद देना होगा खर्चा पानी तब बनाओ, तब बना सकते हैं। उसने कहा जी मैं तो खर्चा पानी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है जी, अड़ंगा डाल देंगे। अगले दिन आ गया कि भाई इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, आपने यहाँ पे डस्ट फैला रहे हो, यहाँ बाहर आपने रोड का ऑक्यूपाई करी हुई है, आपके यहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, आपके यहाँ ये हो रहे हैं। अब कितनी ऐसी रोड पे जगह है जहाँ पे पानी जमा है, जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एमसीडी क्यों नहीं जा रही है? वहाँ पे कोई चालान नहीं है। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को सिर्फ आपस में बोल सकते हैं, कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट पे जब तक पूरा मास इकट्ठा नहीं होगा, सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये जो कुछ लोग हैं जो मानव को खा रहे हैं, तब तक एक्शन नहीं हो सकता। लोग तो बिजी है पॉलिटिकल डिस्कशंस में, केवल बस सबने अपनी अपनी एक पार्टी बनाई हुई है जी। और इतना माइंड वॉश हो चुका है लोगों का इंटरनेट पे। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं बोलता कि रूलिंग पार्टी, लेफ्ट पार्टी है ना, एनडीए, इंडिया गठबंधन, व्हाटएवर, आप एक पोस्ट लिखिए, उसके दूसरे सपोर्टर्स ऐसा लगता है जैसे उनको तनख्वाह मिल रही हो जी, या वो जो लीडर है वो उनके घर खाना पीना खाते हो रेगुलर, बगल से निकलेंगे ना तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं वो लीडर, लेकिन उसके तरफ से आकर आपस में बहुत ही रिडिकुलस तरीके से लड़ाई करते हैं। उनको ये जब पूछें कि आप इसको पर्सनली जानते हैं, आपको कैसे पता कि ये आदमी इस नेचर का है? नहीं, वो तो गलत ही सोच का है। कैसे कहा तुम, क्या उनके साथ रहते हो? तो कह नहीं जी, उनके साथ तो नहीं रहते। तो जब उनके साथ आप रहते ही नहीं हैं, तो फिर आप कैसे बता रहे हो कि उसका नेचर ऐसा है? जी, क्योंकि हमारे पास डेटा है, और आजकल तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ऐसी चल गई है जी कि वो छाप देती है। हाँ। और हम सब उसी के अंदर कोई फैक्ट चेक नहीं करते हम। कोई फैक्ट चेक नहीं है। अगर फैक्ट चेक करेंगे तो पता लगेगा ये 2019 की वीडियो है, ये फलाने साल की वीडियो है, ये किसी और कंट्री की वीडियो है, किसी और कंट्री की वीडियो है। उतना भी हमारे पास कष्ट नहीं है, हम लेते हैं और सीधा फॉरवर्ड टक 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 फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल तो र्यूमर फैलाने के लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, या किसी एक को नहीं मैं कह रहा हूँ, फॉरवर्ड हम सब करते हैं जी सर। तो लेकिन अपनी सोच अगर हम बदलेंगे तो हमें कामयाबी मिल सकती है। राइट सर, सब कुछ सोच का है, माइंडसेट का है, सब कुछ माइंडसेट का है। हमारे समय में जो गुरु के प्रति जो भावना थी, हम बहुत आइडल मानते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी और अलग ही रिस्पेक्ट होता था। अब वो बदल गया है, अब बच्चे बड़े मॉडर्न हो गए हैं। एक तो आप सही कह रहे थे, गुरु का डर नहीं है। हमारे समय में डर होता था, अगर याद करके नहीं गए, होमवर्क करके नहीं गए तो ज़बरदस्त पिटाई होती थी जी। और घर पे इस डर से नहीं बताते थे क्योंकि बताया तो फिर और पिटाई होगी बिल्कुल कि भाई सही तो हुई है तुम्हारे साथ, अब तुम होमवर्क क्यों नहीं किए थे, तो ये बात तो अपनी कमी क्या बताए। लेकिन अब वो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है जी। तो ये गुरु अब जैसे उनका स्थान जो वो वीक हो रहा है, उससे भी मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी दूसरी तरफ जा रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले थे मुनि। जी सर। मुनियों का क्या काम था? ये मुनि जो थे ये रचना करते थे अपने कि हमारे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी वो रूल बुक बनाते थे। जैसे अगर वेद व्यास जी की बात करें हम, मुनि वेद व्यास जी की, तो उन्होंने आपके सारे वेद लिखे जी, और वेदों के अंदर उन्होंने बाकायदा बताया हम कैसे हम बने हैं, हमारा क्या क्या चीज़ें व्यवहार होना चाहिए, किसके प्रति क्या चीज़ होनी चाहिए जी। वो सब चीज़ें मुनि जो रूल बुक थी हमारी वेदों के अंदर, कि अगर हमें पैसा कमाना है अथर्ववेद के अंदर, कि भाई कैसे कैसे हम व्यापार कर सकते हैं, या हम कैसे गणित कर सकते हैं, या सब चीज़ें आपस में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वेदों के अंदर अलग अलग पार्ट में बताई उन्होंने। ये काम था मुनियों का। वो मुनि लिखते थे, रूल बुक बनाते थे। और उसी तरीके से उन्होंने अपनी महाभारत, ये जो गीता है वो लिखी उन्होंने। अब गीता एक हमारे पास कोई धर्म नहीं है, वो ज्ञान शास्त्र है। इसको हम लोगों ने धर्म बना दिया है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो ज्ञान शास्त्र की बुक है। आपके कहने का मतलब है कि महाभारत जो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने खुद अपना रूप धारण किया विष्णु जी ने, और अपना जो ज्ञान बांटा अर्जुन के साथ, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। ये सारा आपका ज्ञान शास्त्र के अंदर है
मतलब जैसे ऐसा हुआ हम- था ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत की युद्ध जी, लड़ी नहीं, गई है ना? नहीं लड़ी गई। अब आप ये देखिए कि अगर आप राम की बात करें लेटेस्ट से, तो राम जी ने जन्म लिया था लंका पे रावण को, उसके घमंड को ख़त्म करना, जी सर। उससे मुक्ति दिलानी। जी। इसी तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे पैदा हुए अच्छे अच्छे, उनका काम सिर्फ यही था कि उस कुरीति को खत्म विष्णु करना। जी के जितने भी अवतार अवतार हैं, थे, एक हाँ, कुरीतियों को खत्म करने के लिए अवतार लिया गया। जी सर। कृष्ण जी ने अवतार लिया ताकि कंस की उससे छुटकारा मिल सके। हाँ, फिर कुरीतियों दूसरा से। महाभारत युद्ध भी लड़ना था, उससे भी बहुत नहीं। बड़ा मैसेज था। वो मैसेज नहीं था। उन्होंने कंस की उसको ख़त्म किया छोटी उम्र के अंदर। अब अगर आप सर्च करेंगे कहीं पे भी या किसी भी अच्छे अच्छे उससे बात करेंगे कि महाभारत कब हुई, तो कृष्ण जी के उस टाइम से लेके उस टाइम तक के कृष्ण की आयु क्या थी। तो कोई 120 साल बता रहा है, कोई 80 साल बता रहा है, कोई 90 साल बता रहा है। उसके बारे में सबने अपनी अपनी तरफ से व्याख्या कर दी, पर सच किसी को नहीं पता। महाभारत के युद्ध के वक्त क्या थी उम्र? जी। एक चीज़ ये समझिए कि जिस दिन कृष्ण पैदा हुए, जन्माष्टमी जिसे हम लोग आज भी मनाते हैं, और कंस को मारने तक उनका नाम एक रखा गया था लीलाधर। वो रोज नई नई लीला करते थे। ओके। कि कभी कोई किसी को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गोपियों के साथ कर रहे हैं। मतलब उनकी बहुत सारी अलग लीलाएं अलग थी। लीलाएं दिखाई गई तो हैं। उसमें क्या उनका नाम लीलाधर रख दिया गया था। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, 21 साल में उन्होंने कंस को मार दिया, और 21 से लेके 120 साल में जब उनके महाभारत का ये युद्ध बताते हैं, तो 100 साल तक की लीलाएं कहाँ हैं? क्या वो 100 साल तक कोई लीला नहीं करी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसका जन्म ही लीला के लिए हुआ था, जो लीला करते थे, कभी पहाड़ उठा लिया उन्होंने उंगली पे, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी गोपी को बचा रहे हैं, मक्खन तोड़ रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूसली उनकी लीलाओं अलग अलग उनकी व्याख्या है। कितने राक्षसों को मार दिया उन्होंने। कंस को का वध करने के बाद सीधे कहानी पहुंच जाती है पांडवों की बस वहाँ पे पहुंच हिस्ट्री गई। में। ऐसा इन्होंने कैसे? कैसे यहाँ से विदाई ली, कैसे द्वारका गए, कैसे द्वारका सेटअप तो किया, 100 उसकी साल की उनकी कहानियां। लीलाएं कहाँ हैं? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने क्या किया? कहीं कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे आज की तारीख में हम लोग पेरेंट्स जो हैं, बच्चों को पंचतंत्र की हम लोग कहानियां सुनाया करते थे कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो कहानी नहीं कहना नहीं मानते थे, तो वे इकट्ठा रहना चाहिए, तो फिर उसको तीलियां दे दी, तीली टूट गई, फिर झाड़ू दी, नहीं टूटी। तो इस तरह की वो ज्ञान था। तो जो इन्होंने, जो मुनि होते थे, उन्होंने ये ज्ञान शास्त्र लिखा था, और इसमें उन्होंने पात्रों के नाम दे दिए थे। अब इसको हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई। कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब कार्य, ओके। क्षेत्र मतलब जगह। तो हम इस पे अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा कुरुक्षेत्र है। ओके। इसी के अंदर हमारे अंदर शकुनी भी है, और इसी के अंदर हमारा अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, और वो भी है। अब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, सभी लोग गलत काम करते हैं, तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं यार ये गलत काम मत करो। ये सबके साथ अनुभव हुआ है। तो वो जो बोल रहा है आपको कि ये गलत काम नहीं करो, वो कृष्ण है। ओके। तो वो उन्होंने उस तरह से समझाने की तो कोशिश सर करी। आपका क्या मानना है, महाभारत नहीं हुआ आप ये बोल रहे हैं? महाभारत क्या नहीं हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं हुआ, ये भी बात कृष्ण मानते का हैं? जन्म आपके कंस तक के लिए था, मथुरा में मथुरा में जो हुआ, जो कंस के सारी लिए चीजें, उन्होंने मथुरा वृंदावन आप इसको मानते हैं कि उनका जन्म हुआ हो है? गया, वो काम खत्म हो गया उनका। ओके। उसके बाद उनको यादवों ने उनको दे दिया अपना, जो भी उनको हाँ। श्राप मिला या जैसे भी हुआ, वो सारी कहानी उनकी अलग हो गई। जी। लेकिन ये वाली जो कहानी है महाभारत वाली, पांडव और कौरव की कहानी। पांडव कौरव, ये पांडव क्या है, पांच पांडव हैं। हाँ। अब इसको ध्यान से समझेंगे आप, ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, वायु जल अग्नि पृथ्वी आकाश। ठीक है, यही 5 तत्व हैं। अगर मैं बात करूं अग्नि की, तो हम भीम को कह सकते हैं। ओके। युधिष्ठिर जो आकाश तत्व है, जो सब कुछ जानता है। इस तरह की से हमने सबके अपने, जो अर्थ एलिमेंट है वो अर्जुन है, कि अर्जुन को सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन है, तो ये हमारे अंदर जो अर्थ एलिमेंट है उससे हम लोग बने हैं। तो अब जो वायु जल अग्नि, ये 3 बेसिक हैं, उससे हमारी बॉडी सारी चलती है। अगर आप
मेडिकल साइंस की बात करेंगे या आप आयुर्वेदिक यूनानी की बात करेंगे, वात पित्त कफ करके हम लोग बात करते हैं। तो वात पित्त कफ अगर क्या है, वो एयर वाटर फायर ही है। ओके। अगर हमारे अंदर वो 3 तत्व मेंटेन है तो उससे ये सारी बॉडी हमारी जो बनी हुई है ये अर्थ एलिमेंट है। ओके। जो मिट्टी है, हम कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाना है हमारे को, तो वो अर्थ है हमारी, तो वही चीज़ है। और जो हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो आकाश तत्व की है। जिस दिन हमारी बैटरी खत्म हो जाती है हम डेड हो जाते हैं। राइट। तो ये उस तरह से जब तक सांस ले रहे तब तक जीवित है। चल रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा धृतराष्ट्र, एक उन्होंने कहा धृतराष्ट्र कौन थे? वो कौरव के पिता। कौरव के पिता जो अंधे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ कहा जाए, हम लोग धर्मांध हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं, यानी काम में अंधा हो गया, राइट। धर्म में अंधा हो गया, पैसे में अंधा हो गया। जी। तो अंधे का बेटा अंधा, हाँ यही कहा गया। जी सर। क्योंकि अगर पैसा था तो वो पैसे के पीछे अंधा हो गया, कुछ भी कर जाएगा पैसे के लिए। तो ये वही मैसेज था कि अगर आप अंधे के बेटे हैं तो आप अंधे हो जाएंगे। तो जब ये शब्द बोला गया तो महाभारत हो गई। अब दुर्योधन बुरा धन, जबकि इसका नाम दुर्योधन नहीं था, लेकिन उसको दुर्योधन बता के उसको किया गया पॉपुलराइज। तो अब यहाँ पे हम लोग किसी भी एलिमेंट को देखेंगे, किसी भी करेक्टर को, तो वो हमारे बॉडी के अंदर मिलेंगे वो करेक्टर सारे। शकुनी, शकुनी का काम क्या है? आग लगाना, इधर से उधर, माया जाल, मतलब वो एक आग लगाने, मिसगाइड करना, मिसगाइड करना जी। तो हमारा जो माया जाल, हम कैसे पॉलिटिक्स, हाँ, वो क्या पॉलिटिक्स ही कर रहा था वो क्या है? वो शकुनी है। तो हम सब अपना काम निकलवाने के लिए, बच्चे को अगर अपना काम निकलवाना है, छोटा सा बच्चा अगर उसको खिलौना चाहिए तो वो तरह तरह से हरकतें करेगा, चाहे रोएगा, चाहे तोड़ेगा फोड़ेगा, कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी मांग पूरी करवा रहा है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी डिमांड किस तरह से पूरी होगी। वो शकुनी है। यहाँ पे उसी करेक्टर्स को, सारी चीज़ों को उन्होंने, मुनि वेदव्यास जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। ओके। लेकिन हमने उनको धर्म का नाम दे के, हम उनका नाम लेके रटे जा रहे हैं और पैसा दिए चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कभी उतारा कोई क्षण नहीं। एक कॉमन सेंटेंस हर किसी से मैं कहता हूँ, आपके दर्शकों से भी कहूँगा जी। हम अपने फादर को मानते हैं लेकिन फादर के कहे को नहीं मानते। आज अगर हमारे फादर ने कह दिया आज नहीं जाना जी, तो हम क्या कहेंगे? आपको तो पता ही नहीं है, जाना आज जरूरी है। लेकिन बाहर निकल के गए, किसी ने कह दिया तेरा बाप पागल है, तो उसका खून कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल, डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते उधर बाहर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। तो हम फादर को तो मान रहे हैं लेकिन फादर के कहे को नहीं मान रहे। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब को तो हम मान रहे हैं, उसको सर पे उठा के चल रहे हैं, लेकिन उनमें जो लिखा हुआ है उसको कहाँ उतारा हमने? अपनी सहूलियत के आधार पे उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल और उसको अप्लाई कर रहे हैं बस अपने लॉजिक के आधार के आधार पे कि हमें पैसा कहाँ से मिल सकता है, आप ये करते जाइए आपको पैसा आ जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेजिटेरियन होना, नॉन वेजिटेरियन होना, इस ईटिंग हैबिट के बारे में आपको क्या कहना है? ये समय के हिसाब से है। आपके जो वहाँ पे जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ से बहुत साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक मंदिर था उत्तराखंड के अंदर, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे बलि चढ़ती थी। तो अब हम लोग वहाँ जाके एक बात करी वहाँ पे, हमने कहा पंडित से कि भैया तुम लोग बलि क्यों दे रहे हो? कहते साहब यहाँ पे अरहर और आलू के सिवा कुछ उगता ही नहीं है, हम खाएंगे क्या? तो हम लोग तो मजबूरी में ये खा रहे हैं। मैं कहता तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण हो के मीट खा रहे हो। कहते साहब सर्वाइवल भी तो लेनी है। ओके। हम खाना कैसे खाएंगे? ओके। आलू और अरहर कितने दिन आप खा लोगे? जी। तो यहाँ पे किस जगह पे आप हैं? हजारों मंदिर हैं देश में जहाँ पे बलि चढ़ती है और उसको प्रसाद कह के ग्रहण किया जाता है। वो तो दारू भी चढ़ती है, हाँ, प्रसाद करके ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें, कुछ लोगों का मानना है कि दारू इसलिए चढ़ाते थे कि ये हमारी बुराई है, कुरीति है, हम आपको अर्पण कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको बढ़िया ब्रांड वाला चढ़ा के फिर उसको प्रसाद कह के फिर उसको चीयर्स करते हैं। मैंने अपनी बात को कहने का जी तरीका है जी, यही तो शकुनी का काम है कि अपनी बात मनवा ले बस। बिल्कुल सही तो वो है हमारे अंदर ही है कि हमें अपना काम कैसे निकलवाना है। और एक सिंपल सी बात है, लाइफ के अंदर एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करे किसी भी चीज़ के लिए जी, तो समझ लीजिए कि वो नहीं समझेगा। ओके, उसकी जिद है, वो समझना नहीं चाहता। नहीं, अगर किसी ने सिगरेट पी रहा है और आपने कहा सिगरेट छोड़ दो, अरे सिगरेट देखो कितनी कंपनी बनाती है, उनको कितना फ़ायदा होता है, कितना क्या होता है। अब वो क्यों कह रहा है सिगरेट के लिए?
वो तर्क वितर्क दे रहा है। जब वो आर्गुमेंट कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ। अब एक नया तर्क आया है कि शुगर किल्स मोर देन सिगरेट। बोल रहे हैं कि चीनी आप जो खाते हो वो सिगरेट से बड़ा जहर है। इस तरह के बहुत सारे आपको व्हाट्सअप आते रहेंगे। यूनिवर्सिटी जो है वो कभी कुछ कह देगी, कभी कुछ कह देगी। हमारे टाइम में कहा गया था एप्पल आप रोज सवेरे खाइए, एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत पुरानी हमारे चलती थी। जी सर। आजकल वो कहते हैं सेब खाना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेब के ऊपर वैक्स लगा हुआ है। हाँ, वैक्स लगा हुआ है। फिर पहले बोलते थे हर फल सब्जी के छिलके में ही ताकत है। छिलके में अब बोल रहे छिलके को छील के खाओ क्योंकि वैक्स हटेगा। अब कभी हमने देखा उसके अंदर से वैक्स निकाल के? हाँ, कभी नहीं देखा। नहीं देखा। हमने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख लिया कि भाई इसके अंदर वैक्स है, छोड़ दिया। राइट। तो अगर कभी कोशिश करके देखी होती तो कामयाबी हो जाती। पहले तो हम सारे छिलके खाते थे। किसी एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि दिल्ली में पोल्यूशन जितना है, हवा और पानी जैसा पोल्यूटेड है, उसकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी से 12 साल कम हो रहे हैं। जी। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको क्या किया जाए? इसको रोकने के लिए लोगों को एकजुट होकर कैसे शहर को बचाना चाहिए, यहाँ की आबो हवा को बचाना चाहिए? उन्होंने सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जितनी सड़कें बन गई और सब प्लास्टर हो गया, रोड्स के ऊपर फुटपाथ बन गए हैं। पहले वहाँ पे सब खुला हुआ रहता था, तो जितना बारिश होती थी वो सारा पानी नीचे चला जाता था। तो ग्राउंड लेवल भी बना रहता था और पेड़ पौधों को शांति, जमीन के अंदर से गर्मी नहीं निकलती थी। अभी ह्यूमिडिटी के रूप में हमारे वायुमंडल में ही पानी है। तो अब वो क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है, हर जगह तो आपने प्लास्टर कर दिया और आपने कहा जी पेड़ लगा दो। लेकिन जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो भी कौन से लगा रहे हैं? आज हम फूल वाले पेड़ लगा रहे हैं। पीपल के पेड़ रोड में बहुत देख रहा हूँ मैं। वो पुराने लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन जो नए लगवा रहे हैं वो सारे फूल वाले लगा रहे हैं। अब आपका जैसे ये बगनवेलिया है फ्लावर वाला, हर जगह लगा हुआ है। हाँ। लेकिन जो नीम था, कीकर था, पीपल था, बड़ था, मतलब ये जितने इस तरह जामुन के पेड़ थे। अभी हमारे वहाँ पे बात हो रही थी पार्क में कुछ पेड़ लगवाने के लिए, तो कहने लगे कि आम के लगा दो, जामुन के लगा दो। मैं कहा भैया रोज तुम्हारे गाड़ियों के शीशे टूटेंगे तो उसका क्या करें? तो मैंने कहा आंवले का लगवा दो और कटहल का लगवा दो। ओके। ना तो कोई तोड़ेगा, बच्चे जितना भी आंवला हो जाएगा, कोई तोड़ेगा तो है नहीं जी। मैं कहा अनार का लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तोड़ के ले जाएंगे फल जी। लेकिन आम और उसमें तो जामुन में मारते रहेंगे। लेकिन कटहल का पेड़ बहुत मजबूत होता है, आंवले का पेड़ मजबूत होता है, तो वो लगवा दीजिए पार्क में। तो वो लगवा दिए गए। अच्छा। लेकिन वो जो पेड़ आज लगा है उसको 10 साल लगेंगे बनने में। तो 10 साल तक, और फिर वहाँ पे जो जमीन के अंदर जो पानी जाना है वो कैसे जाएगा? जी। आज ग्राउंड वाटर ही हमारा इतना खराब हो गया है। राइट सर। दूसरा, इंडस्ट्रीज इतनी क्लस्टर हो गई हैं। और ये कैसे पॉसिबल है जब तक हम अपने आप पे नियंत्रण ना करें। अगर आज हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे नहीं। आज हमारे पहले घरों में एसी नहीं होते थे। राइट। आज हर कमरे में एसी है। राइट सर। तो एसी से जो बाहर गर्मी निकल रही है वो भी तो जा रही है एनवायरनमेंट में। इसीलिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। हर जगह फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और इतना टॉक्सिस वो दे रही हैं, अपना पानी के अंदर भी जा रहा है। आप यमुना में जाके देखिए पूरा झाग भरा हुआ है। तो वो कैसे रेगुलेशन नहीं हो पा रहा। जो ये कोरोना हुआ था जब पूरी फैक्ट्रीज बंद थी जी, तब पानी के नीचे की सतह नजर आने लगी। न्यूज में आया था कि यमुना नदी का वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था, इंसान मिलके नहीं कर सकते। वो वहाँ पे जब ये हुआ और आज की तारीख में गड़बड़ हुई, तो इस बीच में किस मीडिया ने, किस लोगों ने, किस पार्टी ने उस पर काम किया कि भाई ये चेंजेस क्यों आए? कहीं मीडिया ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो उस प्रश्न को उठाते कि भाई पहले उस दिन जब ये साफ हो गया, इसका मतलब साफ हो सकता है। इसमें यहाँ पे गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं था। जो पानी खराब हो रहा है, वातावरण वहीं से खराब हो रहा है। जमीन की, अर्थ की जो गर्मी बढ़ रही है बिकॉज कि उसके अंदर पानी जा ही नहीं पा रहा है। तो वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान मई जून के महीने में भी ठंडी हवा आ रही थी। मौसम ही बदल गया। बिल्कुल बदल गया। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके गाड़ियां बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे, एसी चलने ऑफिसेस के बंद हो गए थे। अब अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उस एरिया में लगाइए जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है। आप उस एरिया को डेवलप करिए ना। एक बार भूटान के एक हमारे क्लाइंट आए थे मिलने, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ना राहुल जी, आपके जैसे इंडिया में जीडीपी होता है, जीडीपी, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि आपका ग्रोथ कैसा है, कैसी इनकम है।
जी। हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता जी। है कि हर एक पर्सन कितना हैप्पी है, कितना परसेंट ग्रीनरी हमने मेंटेन किया है, जी। कितना हमने नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन किए हैं, जी। इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने दे रहे हैं। जी। भले ही हम गरीब कहे जाते हैं, लेकिन हमारे लोग ना खुश हैं। कोपेनहेगन के अंदर भी इसी तरह से, डेनमार्क में भी इसी तरह से है। वहाँ पे वो लोग हैप्पीनेस का ग्राफ देखेंगे जी। कि आदमी कितना खुश है, और खुश किस चीज़ से होगा, जब उसकी डिमांड सेटिस्फाई होगी। हम लोग अपनी डिमांड ऐसी रखी हुई है कि जो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। पहले बाइक चाहिए थी, बाइक हुई तो कार चाहिए, कार चाहिए तो महंगी एसयूवी कार चाहिए, फिर महंगी एसयूवी कार है तो मर्सिडीज को देख के लग रहा है कि नहीं लग्जरी कार चाहिए और महंगी कार। लग्जरी कार तो छोड़िए, उसके साथ में 2 कारें चाहिए। और आप तो, हमारे यहाँ पे एक हैं जानकार जिनके यहाँ 7 गाड़ी है, मंडे के लिए है, ट्यूसडे के लिए है, कपड़े से मैचिंग गाड़ियाँ। वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चलेंगी। अब अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट क्या होगा? रोड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी सर। जी अब सर। आप किसको ब्लेम ट्रैफिक देंगे? इशू होगा, पार्किंग इशू होगा, सब सारे चीज़ issues होगी, हो सब रहे चीज़ होगी। हम ब्लेम किसको दे रहे हैं? तो यहाँ पे तो जो अपॉर्चुनिस्ट है वो तो यही मौके का फ़ायदा उठाएंगे। वो आपको आके कहेंगे कि साहब ये वाली गाड़ी देख लो, ये बहुत अच्छी है, हैं। जी। उस गाड़ी के साथ में ये गाड़ी अच्छी है, जी। इसके साथ में ये डिस्काउंट है, आपने ये गाड़ी यूज़ कर लिया, अब आपको इस लेवल पे जाना इस लेवल चाहिए। पे जाना चाहिए। वो सबसे पहले जाते ही पूछेगा पहले आपके पास कौन सी गाड़ी है, हाँ, राइट। फिर वो उससे ऊपर वाली गाड़ी को दिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो वो इनकैश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को क्लोजर देने से पहले मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जी। और ये सवाल नहीं है, आपका ओपिनियन है। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नए राष्ट्र के निर्माण के लिए? पहले विवेकानंद जैसे राष्ट्र को सुधारने वाले सुधारक हुए, बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष होते थे। अब आज के जनरेशन में महापुरुष पैदा होने कम हो गए हैं, जो अच्छी बातें बताए, सब कमर्शियलाइज हो गया है। अगर अच्छी बातें भी जो बताते हैं वो भी सोशल मीडिया के लिए बताते हैं, लाइक्स फॉलोअर्स के लिए बताते हैं, ब्लू टिक के लिए बताते हैं। मतलब त्याग वाले अब महापुरुष कम है जिनसे लोग इंस्पायर्ड हो सके। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे जिससे कि वो अपने लाइफ में, जैसे आपने बोला डिजायर्स, ईगो और थर्ड चीज़ क्या कही थी आपने? एंगर, इस पे कंट्रोल करते हुए और कैसे सक्सेसफुल हो लाइफ में और अपने हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ाए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ज़मीन से निकले हुए एक पर्सनैलिटीज़ बने हैं, जी सर, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे एक्टर्स हैं, चाहे IAS हैं, चाहे IPS हैं, जी, उनको अपना आदर्श मान के उनको फॉलो करना शुरू करें। और ये मान के चलें कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और अपनी लाइफ को उसको चैलेंज लेना शुरू करें। इजी गोइंग लाइफ छोड़ दें। प्रवचन देने के लिए तो लाखों हैं, हर कोई प्रवचन वाला है। अपने लक्ष्य को, यूथ को अपना एक लक्ष्य बनाना है। हमें जिंदगी में क्या चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उसको मत देखिए, अपने लक्ष्य की ओर चलें और अपने लक्ष्य को पूरा साधें और उसी पे चलते चलें। परेशानी आएंगी, 100% आएंगी, लेकिन वो परेशानी नहीं है, उसको लाइफ का चैलेंज माने। और जब आप चैलेंज मान के चलोगे तो अपने अंदर आपको उसको विन करके एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और वही कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर प्योरिटी लाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ भी चीज़ कहीं किसी को अगर हर्ट करी हो तो उसके लिए क्षमा भी, क्योंकि सबके अपनी अपनी व्यूज़ होते हैं जी। तो ये हमारे अपने व्यूज़ थे जो हमने प्रकट करे जी। तो किसी को हो सकता है कि कोई इसको नेगेटिव भी लेना चाहेगा, तो वो नेगेटिव ना लें, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। तो उसके हिसाब से हम सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ जी इसको एक्सेप्ट करें, और जो भी कहा गया है, आपकी सोच अगर अलग है तो सुनिए, सबकी करिए अपनी जी। किसी ने रोका नहीं है आपको जी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर अनूप अग्रवाल, स्पिरिचुअल लीडर, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। हमारा लक्ष्य एक ही है, एक समाज तक अनुभवी लोगों के ओपिनियंस को लाना, आप लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई भी नॉलेज आप तक ला सकूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव ला सके। तो इस तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए ओपिनियन, नए मुद्दों पे बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।